तिहाई जनसंख्या है प्रोफेसर मेहरोत्रा, और यहां पर अगर वास्तविक जो मजदूरी है वो बढ़ने का नाम नहीं देती है, अगर कमाई नहीं बढ़ रही है तो मांग कैसे बढ़ेगी? बिग आइडियाज, स्टार्टअप की बात करना, बड़े निवेशकों को बुलाना, वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है और होनी चाहिए जो विजय कह रहे हैं, लेकिन नीचे के लेवल पर क्या उस डिस्ट्रेस को, वहां की समस्याओं पर वो तवज्जो दी भी जा रही है जो दी जानी चाहिए? दरअसल दुखद बात यह है संदीप जी कि नहीं दी जा रही है, और पिछले 6 साल से कम नहीं दी जा रही है। हमको मालूम है कि जब नोटबंदी शुरू हुई उससे असंगठित क्षेत्र पे बहुत आघात हुआ और बहुत से असंगठित क्षेत्र की इकाइयां बंद हुई। उसके 6 महीने बाद एक बेतरतीब तरीके से जीएसटी लागू करी गई, जिससे और असंगठित क्षेत्र को नुकसान हुआ, और उसके कुछ 2 साल बाद ही एक राष्ट्रीय स्तर पे लॉकडाउन 4 घंटे की नोटिस पे एक भयंकर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जो दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को लागू किया गया, जिसकी वजह से जिन 3 वजहों से असंगठित क्षेत्र और छोटी इकाइयां एमएसएमईज पे भयंकर आघात हुआ, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है। और ये जो आप रोजगार दर की बात शुरू से कर रहे हैं, वो रोजगार दर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण यही है कि गैर कृषि क्षेत्र में यानी कि एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार कम हुआ है, पहली बात। दूसरी बात आपके श्रोताओं को बता दूं मैं कि जो पुनः पलायन हुआ था 2020 में, उसमें सरकार हमें बताती है कि 1 करोड़ लोग वापस कृषि क्षेत्र में जुड़े, मगर सरकारी आंकड़े पीएलएफएस के ये बता रहे हैं कि 5.5 करोड़ लोग 2020 में ही वापस गए, कृषि क्षेत्र में जुड़े। और केवल 20 में नहीं, 21 में भी लगभग 70 लाख लोग कृषि क्षेत्र में जुड़े हैं। अगर ऐसी स्थिति में रोजगार दर, चाहे वो कृषि में हो, चाहे गैर कृषि क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में हो, चाहे वो शहरी इलाकों में हो, अगर रोजगार दर घट रही है, जो लेबर ब्यूरो का डाटा बता रहा है, जो मेरे अनुमान पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं, तो हमें क्या ताज्जुब हो रहा है? इसमें मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, आप रोजगार दर की बात कर रहे हैं, मैं इससे भी आगे एक कदम बढ़ रहा हूं। रोजगार का पैमाना क्या है हमारे देश में, ये दर्शक को पता होना चाहिए। हफ्ते में 1 घंटा भी काम मिल गया तो आपके पास रोजगार है, तो वो तो कुछ भी भाग दौड़ कर किसी ने वो काम कर लिया। मेरी चिंता ज्यादा अब कमाई को लेकर है कि अगर मजदूरी नहीं बढ़ रही है, आप 8 साल पुराने ढर्रे पर ही खड़े हैं, तो बेरोजगारी से भी बड़ी समस्या आज की तारीख में कमाई बढ़ाई कैसे जाए? हाँ, मगर आप ये समझना आपके श्रोताओं को आवश्यक है संदीप जी कि अगर रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में नहीं बढ़ता है तो रोजगार दर भी घटती है या समतल रहती है। पॉइंट ये है, ये दोनों अभिन्न हैं, एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शुरू के कार्यक्रम के इंट्रोडक्शन में आपने शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तब से वी शेप्ड रिकवरी। अरे कौन मानता है इस देश में कि वी शेप्ड रिकवरी हुई मैं है? इंडिया के संदर्भ में कहा, मैं भारत ही की बात कर रहा हूं हुजूर वाला। मैं भारत के लिए वी शेप नहीं कहा। क्या के शेप रिकवरी हुई है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी जरूर हो गए होंगे, मगर हम ये याद रखें, हमको याद रखना चाहिए कि हम 15 साल से सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी वैसे ही थे। वो तो चीन ने अपनी ग्रोथ रेट को गिराया है, जानबूझ करके गिराया है, इस वजह से हम फास्टेस्ट हो गए हैं। मगर सबसे बड़ी बात जिस पे आपका कार्यक्रम है, संपत्ति का और व्यय का जो केंद्रीकरण और विषमताएं बढ़ रही हैं। डॉक्टर विराल आचार्य जो डेप्यूटी गवर्नर थे, आप आरबीआई के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त पेपर लिखा है जिसमें उन्होंने ये साबित किया है आंकड़ों के आधार पर और सरकारी आंकड़ों के आधार पे कि हमारे देश में 5 ऐसे पूंजीपति परिवार हैं
अडानी, अंबानी, आदित्य बिरला, टाटा और भारती मित्तल, जिनके संपत्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी पिछले 10 साल में हुई है, और उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी होने का असर यह हुआ है कि एसेट कंसंट्रेशन की वजह से उनका मार्केट में योगदान बहुत हो गया, यानी कि वो मार्कअप कर सकते हैं, प्राइसेस में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उस प्रकार नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। उद्योगपति उनकी संपत्ति बढ़े, उनका कारोबार और फैले, पर उसका फल, उसके डिविडेंड आम आदमी को भी मिलने चाहिए। लास्ट कमेंट नरेंद्र तनेजा, जो मैंने शुरुआत में कहा था, हमने बचपन में पढ़ाया जाता था, इंडिया इज अ रिच कंट्री बट द इनहैबिटेंट्स आर पुअर, इसको क्या थोड़ा सा बदलने की जरूरत है कि इंडिया इज अ रिच कंट्री बट इनहैबिटेंट्स ऑफ भारत आर पुअर? नहीं, देखिए, मैं ये भारत और इंडिया की जो बहस है, ये जो कॉन्सेप्ट है विदेशों से आया, भारत में कुछ लोग, ये बोगस है, इररिलेवेंट हो चुका है। आज भारत ही बड़ा है और ये समस्याएं हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था है और उसकी हमारी चुनौतियां हैं, इसको नहीं नकार सकता कोई भी। और ये अभी ये चुनौती रहने वाली है जब तक हम विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ते। और जब तक ये नहीं होता, आप तमाम टिप्पणीकार, तमाम अर्थशास्त्री वो ये देखेंगे गिलास जो है अभी इतना खाली है और उस पर उनकी रोजगार उसी पे चलेगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, उनका रोजगार इस पे चल रहा है कि गिलास इतना आम खाली आदमी है। के रोजगार का भी सवाल है ना कहीं ना कहीं। अंशुल अभिजीत, ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, फेयर पॉइंट है नरेंद्र तनेजा का, पर विकासशील अर्थव्यवस्था बहुत सालों से है, उसमें जो बॉटम 50% है उन पर कंसंट्रेशन कब आएगी? सरकार की नीति बदलनी चाहिए, उसमें तब्दीली आनी चाहिए, योजनाएं करनी चाहिए। जब सारा तवज्जो अमीर आदमी पे है, बड़े बड़े कारोबारियों पे है, आप कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर देते हैं 30% से 22% तक, आप जितने भी लोन्स हैं, एनपीएस हैं, उनके माफ कर देते हैं, 10 लाख करोड़ के एनपीएस माफ कर देते हैं, आप पीएलआई स्कीम्स लाते हैं जो विफल होते हैं, रोजगार नहीं देते। तो अपने योजनाओं में तब्दीलियां लाइए, तवज्जो दीजिए गरीब आदमी को। कौन सी बेरोजगार की योजनाएं हैं आपके पास? क्या किया? जो नियुक्ति कर रहे हैं, वो जो खाली पद है उनकी नियुक्ति आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और ढोल पीट रहे हैं कि जैसे आपने नौकरियों का कोई सृजन किया। ठीक है, तो मोटी बात यह है, देश